नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज भारत को संविधान का नया संरक्षक मिला है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना पहले से ही तय था, उसकी आज औपचारिक पुष्टि हुई है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई। पहली बार अनुसूचित जनजाति से किसी को राष्ट्रपति भवन पहुंचने का मौका मिलने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ने आसानी से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा दिया। जाहिर है यह उम्मीदों का दिन है, इसलिए भी संविधान की संरक्षिका के सामने चुनौतियों का जिक्र बहुत जरूरी है। द्रौपदी मुर्मू इस मामले में भी पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। यह दृश्य यकीन दिलाता है कि किसी भी पद पर कोई भी पहुंच सकता है, किसी को कोई नहीं रोक सकता। यकीन केवल निजी मसला नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को भी यह भरोसा दिलाना पड़ता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पत्रकार को लिखने से कैसे रोक सकते हैं। इस बात का अध्ययन किया जा सकता है कि कितने अखबारों और चैनलों ने इस बात को महत्व दिया कि पत्रकारों को लिखने से रोका नहीं जा सकता। संविधान के प्रावधान तभी इस्तेमाल में आते हैं जब कोई उनका इस्तेमाल करता है। कहने के लिए तो कई सारे न्यूज चैनल हैं इस देश में और ढेर सारे न्यूज एंकर, मगर रिपोर्टर कितने हैं, इसी एक सवाल से आपको जवाब मिल जाएगा कि लिखने से रोका नहीं जा सकता, मगर लिखने वाला कहां है। सारे चैनलों के कंटेंट एक ही थीम के आसपास नजर आते हैं। 2014 के बाद गोदी मीडिया ने जिस तरह आजादी और अधिकार शब्द पर हमला किया, उनकी बात करने वालों को गद्दार और एंटी नेशनल की कैटेगरी में डाला, आजादी की बात करने वालों को आजादी गैंग कहा गया। हमें याद रखना चाहिए कि मीडिया की आजादी का मतलब मीडिया में ही सबके लिए एक समान नहीं है। 8 साल से इस देश में प्रधानमंत्री की एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उम्मीदवारों में एक ही उम्मीदवार का इंटरव्यू छपता रहा। क्या गोदी मीडिया के किसी भी संपादक को यह बेचैनी हुई कि उम्मीदवार का इंटरव्यू होना चाहिए ताकि उनकी बातों के बहाने जनता भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सके? ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव केवल विधायकों और सांसदों के बीच का मामला है। इस चुनाव में जनता के पास यही तो तरीका है कि वह उम्मीदवारों की कही गई बातों को लेकर बहस करे, विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखने से मना नहीं किया है, लेकिन लिखने के लिए सवाल पूछना जरूरी है, जिसे पत्रकारों ने बंद कर दिया है। पत्रकार जानते हैं कि आज के भारत में लिखने की नौबत नहीं आती है। खबरें ऐसे छप जाती हैं जैसे कहीं और से लिखकर भेजी गई हों। हिसाब से लिखना आज की पत्रकारिता का सिद्धांत है। कई पत्रकारों ने खबरों को खोजना ही बंद कर दिया है। सब एएनआई की बाइट और नेताओं के बयान वाले वीडियो ट्वीट करते रहते हैं। मुख्यधारा के मीडिया में खोज कर लाई गई खबरें अब कम छपती हैं। ऐसा लगता है कि प्रेस रिलीज से ही सारा अखबार छप गया हो। द वायर, स्क्रोल, न्यूज लॉन्ड्री, कैरवन और आर्टिकल 14 ना हो तो पता ही ना चले कि प्रेस रिलीज के अलावा भी खबर होती है। आप ट्विटर पर जितने भी पत्रकार हैं, सक्रिय हैं, उन्हें देखिए। उनके हैंडल पर खोज कर लाई गई खबरों को कम ही ट्वीट किया जाता है। कल से लेकर आज तक एक ही अच्छी बात हुई है। गोदी मीडिया के मालिक और संपादक पैदल चलकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्या पता एक दिन चले भी जाएं कि हम तो गोदी मीडिया हैं, हम तो लिखने पर रोक लगा चुके हैं, आपने यह रोक क्यों हटाई है? इससे गोदी मीडिया में गलत संदेश जा सकता है। हमारे एंकर सच लिखने बोलने लगेंगे तो दिक्कत होगी। हमारा मकसद चीख चीख कर प्रोपेगेंडा करना है, सवाल करने वालों को गद्दार बताना है। 2-4 ही पत्रकार हैं जो चाहते हैं कि लिखने पर कोई रोक ना हो, बाकी तो सारे लिखने पर रोक के तहत ही पत्रकारिता कर रहे हैं और मजे में कर रहे हैं। अगर गोदी मीडिया के एंकर सवाल करने लगेंगे तो देश के युवाओं को नफरत की घुट्टी कौन पिलाएगा? हमारी ही वजह से इस देश का युवा मुरझाया हुआ है, उसे बर्बादी में भी आनंद आता है। तभी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बिहार के मगध यूनिवर्सिटी के 2 लाख छात्रों का रिजल्ट साल भर से अटका है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए फिर से विचार कीजिए और पत्रकारों को लिखने से मना कीजिए। प्राइम टाइम को आप इंस्टा के रील की तरह मत देखिए, व्हील की तरह देखिए।
एक चक्र की तरह देखेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव के महत्व को भी समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के मामले में कहा पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री का एक बयान आज का दिलचस्प है। पिछले 2 साल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चैनलों के कार्यक्रमों के बारे में कहा है कि सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है। जब कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ा गया तब बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी उठाकर देख लीजिए। जब एक चैनल पर यूपीएससी जिहाद चला तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए। क्या तब कानून या सूचना मंत्रालय ने कोई कार्रवाई की थी? इनके बारे में जानने का कोई प्रयास किया था? सर, यह भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, यह भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है। सर, सूचना व प्रसारण मंत्रालय को पता है कि कौन समाज में तनाव फैला रहा है। अप्रैल माह में दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले के कवरेज को लेकर सूचना व प्रसारण मंत्रालय की एक एडवाइजरी आई थी, जिसमें साफ कहा गया कि न्यूज चैनल सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं। तब इन चैनलों का नाम क्यों नहीं लिखा गया उसमें? तब क्यों नहीं इनके बारे में जानना जरूरी समझा गया? आज सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया है कि देश में कितनी बार इंटरनेट बंद किए जाते हैं, इसका डेटा केंद्र सरकार नहीं रखती है, डिजिटल इंडिया है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना सारे देश के साथ साथ आदिवासी समाज के इन लोगों के लिए भी बड़ी खबर होगी। 5 साल तक इन्हें जेल में रखने के बाद इन सभी 113 लोगों को रिहा किया गया है। एक की मौत जेल में ही हुई। 121 लोगों पर माओवादी संगठनों से संबंध होने के आरोप में यूएपीए की धाराएं लगाई गई। इतनी संख्या में आदिवासी जमात के लोगों को उठाकर 5 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट एनआईए कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है। पिछले हफ्ते एनआईए कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले। 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की हत्या हो गई थी। इसके आरोप में 6 गांवों के 121 आदिवासी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें से 15 आरोपियों ने बताया है कि पुलिस ने कभी उनका बयान तक नहीं लिया और वे जेल में 5 साल सड़ाए गए। ये हाल इस देश में जांच का है। जवानों को भी इंसाफ नहीं मिला और बेकसूर आदिवासियों के साथ नाइंसाफी हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं आपको मिल जाएंगी। उम्मीद है 5 साल बाद रिहा हुए ये बेकसूर आदिवासी भी आज द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर राहत और खुशियों के जश्न में शामिल होंगे। यह कोई रहस्य नहीं है कि तथाकथित नेशनल मीडिया आदिवासी क्षेत्रों की खबरों को कितना छापता या दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, उनके जंगलों और जीवन को कैसे विकास का कच्चा माल समझता है। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव ने एक मौका तो दिया ही है कि उनकी जीत के बहाने आदिवासी इलाकों की खबरों पर बात होगी। उनका राष्ट्रपति बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आदिवासी समाज के किसी भी नौजवान को माओवादी घोषित कर देना कितना आसान हो जाता है। इसे अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि जो भी आदिवासी समाज के हकों के लिए लड़ता है, चाहे वो विनायक सेन हो या सुधा भारद्वाज हो या हिमांशु कुमार हो, उन सभी को माओवादी बताने में किसी को कुछ नहीं जाता है। आदिवासी समाज के साथ हो रही इसी नाइंसाफी से लड़ने के लिए सुधा भारद्वाज ने अमेरिका की नागरिकता छोड़ी। नाइंसाफियां कैसी कैसी होती हैं। आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और उल्टा उन लोगों को माओवादी बताकर किसी को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी के खिलाफ लड़ने के लिए 30-35 साल पहले सुधा भारद्वाज छत्तीसगढ़ पहुंचती है। अगस्त 2018 में भीमा कोरेगांव केस में एल्गार परिषद की सभा में भड़काऊ भाषण देने और इसके पीछे माओवादियों के हाथ होने के आरोप में गिरफ्तार कर ली जाती है। 3 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा होती हैं। द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ सुधा भारद्वाज को भी याद कर लेना चाहिए। आदिवासी को माओवादी बता देना, उनकी बात करने वालों को माओवादी बता देना, यह मुख्य धारा और सिस्टम की सोच का हिस्सा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत इन सब सवालों पर लौटने का मौका दे सकती है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज को देखने का नजरिया समाज और सिस्टम के भीतर भी बदलेगा। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनाई गई थी। हेमंत सोरेन दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री बने। उसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने किस तरह की भूमिका निभाई, इसकी एक झलक पुरानी रिपोर्ट से मिलती है। हमने केवल प्रभात खबर में छपी खबरों का चयन किया है। 30 अगस्त 2017 की यह खबर देखिए। मैं गवर्नर विद द डिफरेंस हूं, यह कहती हैं। मैं समाज के अंतिम व्यक्ति की समस्या से द्रवित हो जाती हूं। यही कारण है कि मैं अस्पताल व छोटे छोटे स्कूलों का दौरा करती हूं और बच्चों को मोटिवेट करती हूं। यह खबर 5 जुलाई 2018 की है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर ठीक से पढ़ लीजिए। आदिवासियों की जमीन लेने जैसी कोई बात नहीं, इसमें शेड्यूल एरिया को टच नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि झारखंड में अधिग्रहण बिल के खिलाफ बहुत विरोध हुआ था। 3 अप्रैल 2018 की खबर भी महत्वपूर्ण है। तब झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा था। गांव के आदिवासी अपनी जमीन पर अपना हक मांग रहे थे, सरकारी योजनाओं का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी काम राज्यपाल की अनुमति से ही होगा और इन कामों को राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी। तब इस आंदोलन के संदर्भ में राज्यपाल मुर्मू बैठक बुलाती हैं। खबरों के मुताबिक राज्यपाल सभी को अनुसूचित क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों और गवर्नर के अधिकार व उनकी ओर से किए गए कामों की जानकारी देती हैं। बैठक में आमंत्रित लोगों से भी उनका पक्ष जानती हैं। यह सही है कि द्रौपदी मुर्मू पत्थलगड़ी आंदोलन के खिलाफ थीं, राष्ट्रीयता के खिलाफ मानती थीं, लेकिन आदिवासी राज्यपाल के रूप में उनकी जवाबदेही दूसरे राज्यपालों से ज्यादा है, इसे लेकर सक्रिय नजर आती हैं। इसलिए जब भी सवाल उठा कि 5वीं अनुसूची का पालन नहीं हो रहा है, राज्यपाल संवाद करती हैं, अपना पक्ष रखती हैं और आश्वासन देती हैं। यह खबर फरवरी 2020 की है। राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गुदड़ी प्रखंड का दौरा किया है। वहां नरसंहार की घटना हुई थी। राज्यपाल ने लोगों से मुलाकात की और लोगों ने पत्थलगड़ी समर्थकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, ऐसा लिखा है। 30 जून 2019 की यह खबर भी प्रभात खबर में है। महान क्रांतिकारी सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि हूल के इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत है। 1857 के पहले की इस क्रांति को पूरे देश में याद किया जाना चाहिए। यह खबर सितंबर 2018 की है। इसके मुताबिक राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी सहित राज्य में बिगड़ रही विधि व्यवस्था से नाराज होकर राज्य के डीजीपी को तलब किया है। उसके बाद डीजीपी आदेश देते हैं कि यौन शोषण के मामले में एसएसपी 30 दिनों में जांच पूरी करें और 45 दिनों में चार्जशीट दायर करें। अप्रैल 2018 में एक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए राजभवन की जमीन देने से इनकार कर देती हैं। ये सभी खबरें तब की हैं जब झारखंड में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। राज्य में बीजेपी की सरकार के सामने राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी ये खबरें उन्हें समझने का अच्छा मौका देती हैं। पत्रकारों पर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो वे रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों से मिलती हैं और मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन देती हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन हुआ था। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर तुरंत मंजूरी नहीं दी। 7 महीने का वक्त लिया और अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दोनों बिल लौटा दिए। आज द्रौपदी मुर्मू का दिन है। उनकी जीत ऐतिहासिक है, लेकिन आज का ही दिन यह जानने का है कि राज्यपाल के रूप में वे कैसी प्रशासक रही हैं। यह अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान उनका कोई इंटरव्यू या भाषण सुनने को नहीं मिला, जबकि उनके पास कहने के लिए कितना लंबा अनुभव है। क्या खुद को गवर्नर विद द डिफरेंस कहने वाली द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट विद द डिफरेंस साबित होंगी? क्यों नहीं होंगी? प्रणब मुखर्जी काफी अनुभवी राजनेता थे। उनका अनुभव व्यापक था। उनके राष्ट्रपति बनने पर सभी को बहुत विश्वास था, लेकिन जीवन भर सत्ता के केंद्र में रहने वाले प्रणब मुखर्जी ने 2 बार गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन पर मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में अदालत ने प्रणब मुखर्जी के इन फैसलों को पलटते हुए कहा था कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता है। इतने अनुभवी राजनेता होने के बाद भी प्रणब मुखर्जी संवैधानिक मामलों में कमजोर राष्ट्रपति साबित हुए। के.आर. नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति बने थे। वह दिन भी ऐतिहासिक था आज की तरह। मैं कोचेर रामन नारायणन
कोचेरिल रामन नारायणन का राष्ट्रपति बनना भी भारतीय गणतंत्र का शानदार दिन। ठीक इसी तरह जैसे द्रौपदी मुर्मू का आज चुना जाना। प्रभाष जोशी ने उनके शपथ ग्रहण समारोह से लौटकर लिखा था कि सीढ़ियों के ऊपर बरामदा और बरामदे के ऊपर गुंबद और उनके बीच जोधपुरी कोट पहने छोटे से लेकिन अपनी गरिमा में चुस्त खड़े नारायणन की उस मूरत ने मेरी आंखों में खुशी, गर्व और परिपूर्णता के आंसू भर दिए। महात्मा गांधी की एक इच्छा आखिर पूरी हुई। ये लिखते हैं प्रभाष जोशी। के.आर. नारायणन ने गरिमा ही नहीं, भूमिका भी शानदार निभाई। जब आई.के. गुजराल की सरकार ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भेजा तो यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को फिर से विचार करने के लिए लौटा दिया। 1998 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के भाषण के बाद के.आर. नारायणन ने पत्रकारों को काफी विस्तृत इंटरव्यू दिया। हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति के उभार पर उनकी टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया। मार्च 2000 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन भारत आए तब के.आर. नारायणन ने विदेश मंत्रालय का तैयार भाषण पढ़ने के बजाय अलग से भाषण दे दिया। उस भाषण में अमेरिका की आलोचना भी कर दी। राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायणन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम काफी सक्रिय रहे। दोनों ने गुजरात दंगों को लेकर अफसोस जताया और निंदा भी की। भारत के हर राष्ट्रपति का कार्यकाल अलग अलग रहा है। 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिया गया के.आर. नारायणन का एक भाषण याद आ रहा है। How can we tolerate indefinitely these dangerous dichotomies and inequalities? We are witnessing today uncontrolled growth of communalism and casteism, snuffing out the lights of secularism in our country, and the increase in corruption, violence, and criminalization of politics and society. The state and the government have the responsibility of dealing with these dark forces threatening the fabric of our society and our cherished values, but the people themselves have a responsibility and a role to play. 1998 की बात आज भी उतनी ही सही है। सांप्रदायिकता सर पर सवार हो चुकी है। राष्ट्रपति को अपने समय की समस्याओं पर बात रखनी चाहिए। देश उनकी तरफ देखता है, केवल संवैधानिक मामलों में नहीं बल्कि दूसरे मामलों में भी। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि द्रौपदी मुर्मू के जीवन का संघर्ष अनुसूचित जनजाति के करोड़ों लोगों का संघर्ष है। जिन इलाकों में दिल्ली कम जाती है उन इलाकों से कोई दिल्ली के शिखर पर पहुंच रही हैं। कई बार देश इन्हीं प्रतीकों के सहारे चलता फिरता रहता है, अचानक किसी कोने से निकलकर आपके सामने प्रकट हो जाता है। स्वागत कीजिए। आज एक तरफ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की जीत की तरफ बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रही सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर की तरफ जा रही थी। कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर थी। इस लड़ाई में भी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका दांव पर है। हमने आज की कहानी प्रेस की आजादी से शुरू की, द्रौपदी मुर्मू की बात की, अब जांच एजेंसी की आजादी और उसके विरोध की कहानी। दिल्ली से चंडीगढ़ और बेंगलुरु तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चलता रहा और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। देश के कई शहरों में दिखे ऐसे नजारे। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को कांग्रेस ने एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। ये भी कहा कि ईडी सोनिया से घर जाकर पूछताछ कर सकती थी। देश देख रहा है कि आप किस रूप में व्यवहार कर रहे हो एक ऐसे नेता के साथ में जिस नेता का 5 साल तक उन्होंने 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट को एज चेयरपर्सन यूपीए नेतृत्व दिया है, जिसकी मैंने बार बार कहूँगा उनके हस्बैंड का शहादत हो गई देश के लिए, उनकी मदर इन लॉ शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए उनके वक्त में, बांग्लादेश बन गया। ऐसे नेता के परिवार के ऊपर आप टारगेट करके चल रहे हो, ये उचित नहीं कहा जा सकता। सीधी बात है कि ये जितनी संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग ना करें। जब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ नहीं है, सब कुछ चेक में हुआ है, ऑडिट हुआ है, मनी है नहीं तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया? और फिर ईडी का क्या काम? और यदि पूछताछ करना है तो सार्वजनिक होना चाहिए, बताएं, आम जनता जानना चाहती है।
सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 3 घंटे पूछताछ चली। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी रहीं। ईडी ने पूछताछ के लिए व्यापक तैयारी की थी। अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में 5 अफसरों ने उनसे पूछताछ की। सभी का टीकाकरण हो चुका था और सब मास्क में थे। सोनिया गांधी से 3 स्तरों में सवाल जवाब हुए। पहले निजी ब्यौरे लिए गए, फिर यंग इंडिया और एजीएल के रिश्तों पर सवाल हुए और कांग्रेस के साथ इन कंपनियों के रिश्ते पर पूछताछ की गई। कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक निवेदन गया है कि अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो सोमवार को पूछताछ करें, वो जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस की कोशिश इस पूरे मामले को राजनीतिक स्तर पर निपटने की है। संसद से सड़क तक उसके लोग प्रदर्शन करते रहे। आज की उनसे जो पूछताछ है वो पूरी हो गई है और ईडी का कह रहा है कि अब वो एग्जामिन कर रहा है कि क्या जो नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है वो ईमेल के जरिए वो कर सकती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को मिटने से रोकने के लिए सड़क पर थी, तो बीजेपी दिखाना चाहती थी कि संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन पर अभी भी आम आदमी की पकड़ है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इसका नाम अभिनंदन यात्रा दिया गया है। परिमल की रिपोर्ट। फिलहाल हम पंडित पंत मार्ग पर हैं, जहां पे दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है और यह अभिनंदन यात्रा आरंभ हो गई है, जो यहां से चलकर राजपथ तक जाएगी। और यहां पे बहुत सारे जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं और सांसद हैं, वो फिलहाल यहां पर मौजूद हैं, जो इस यात्रा में शामिल हैं। अभिनंदन यात्रा का नाम दिया गया है और अलग अलग तरीके का रंग दिखेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए घूमते नाचते लोग नजर आएंगे। और आगे भी अगर आपको दिखाएं तो देखिए कि भारत के झंडे के साथ साथ बीजेपी का झंडा जगह जगह आपको नजर आएगा। और यहाँ पे मीडिया की गाड़ी का भी एक इंतजाम किया गया है। ये ढोल नगाड़ों का इंतजाम भी यहाँ पर है, जो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर है। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पूरे देश के अंदर उत्साह है। देश में पहली बार एक आदिवासी महिला समुदाय से देश की प्रथम नागरिक बन रही है। निश्चित रूप से पूरे देश में उल्लास है और ये एक ऐतिहासिक घटना है। सबको बधाई, हार्दिक बधाई, क्योंकि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास का जो नारा नहीं है, बल्कि वो एक सिद्धांत है जिस पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो भी काम किए वो किए, और आज का जो निर्णय होने वाला है वो उसी का संदेश वाहक है। Every countryman deserves congratulations. Hats off to Narendra Modi ji for this selection. सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी जनजाति समाज की बेटी, महिला, बहन राष्ट्रपति बनने जा रही है। हम इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के यहाँ पर हैं और आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और आपको पीछे नजर आएंगे केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, निरंजन ज्योति, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह आपको नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी जीती, तुरंत प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे लगभग 7:15 बजे और लगभग आधे घंटे वो यहाँ पर रहे। उन्होंने बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू भी अंदर मौजूद रहीं। और उसके बाद पूरी कैबिनेट है केंद्र सरकार की, वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने पहुँची। और सबसे अच्छी बात आज ये रही कि यहाँ पर जब से काउंटिंग शुरू हुई है, द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चलते रहे। ट्राइबल नृत्य, जनजातीय नृत्य, चाहे वो उत्तर पूर्व के ट्राइबल्स रहे हो, यहाँ पर पहुँचे, उड़ीसा के ट्राइबल्स पहुँचे और लगातार यहाँ पर लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देते रहे। और आप देखेंगे यहाँ पर
आपको नज़र आएंगे निरंजन ज्योति नज़र आ रही होंगी जो सांसद हैं और बधाई देने यहाँ पर लगातार अब तांता लगा हुआ है द्रौपदी मुर्मू की, और हो भी क्यों ना पहली ट्राइबल महिला हैं जो देश की राष्ट्रपति बनी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे गैर एनडीए दलों ने भी जिस तरीके से समर्थन दिया है, साफ तौर पर जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी एक ट्राइबल महिला को उम्मीदवार बनाया जाए तो वो कामयाब हो गई, चाहे वो शिवसेना हो जिनका गठबंधन रहा बीजेपी के माफ़ कीजिएगा कांग्रेस के साथ में, एनसीपी के साथ उन्होंने समर्थन दिया, इसके अलावा चाहे वो बीजेडी हो क्योंकि उड़ीसा से हैं, जनता दल एस, सब ने काफ़ी दल थे जो उन्होंने समर्थन दिया और यही वजह है कि बहुत बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जीती हैं। तो यहाँ पर लगातार मिठाइयाँ बच रही हैं, ढोल बज रहे हैं, खुशी की लहर, और सबका यही कहना है कि देश को राष्ट्रपति तो मिला और इस बार जो ट्राइबल राष्ट्रपति मिला है वो कहीं ना कहीं इस खुशी में चार चांद लगा रहा है। इसके अलावा 24 तारीख को जो देश के राष्ट्रपति हैं अभी रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 25 तारीख को जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं द्रौपदी मुर्मू वो शपथ लेंगी, तब तक वो इसी घर में रहेंगी उमाशंकर लेन में। और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार जो मंत्री हैं वो पहुँच रहे हैं और अपनी बधाई दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, और द्रौपदी मुर्मू जी अंदर मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे। और अभी भी चूँकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से देखिए आप ये सब लोक कलाकार हैं जो उड़ीसा से आए हैं और अंदर एक झलक पाने के लिए अभी भी देखिए कितने लोग हैं जो अंदर आना चाह रहे हैं बधाई देने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल आपको नज़र आएंगे, मंत्री हैं पीयूष गोयल आपको नज़र आएंगे, केंद्र में मंत्री हैं, और ये यहाँ पर तमाम मंत्रीगण हैं जो पहुँच रहे हैं अपनी बधाई देने के लिए, कॉल ऑन कर रहे हैं राष्ट्रपति को, और तांता लगा हुआ है। आम लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आम कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं कि वो किसी तरीके से बधाई दे पाएँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पर उड़ीसा से पहुँच रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर आपको रंग बिरंगी सांस्कृतिक कपड़े पहने हुए लोग कलाकार नजर आएंगे और समझ में आता है कि नहीं ये वाकई द्रौपदी मुर्मू का घर है। बड़ी बड़ी खबरों के शोर में हर बड़ी खबर छोटी हो जाती है। खबरों की उम्र ही नहीं होती मगर कुछ खबरों की पीढ़ियां होती हैं। ये वैसी खबरें हैं जिनके पूर्वज होते हैं, जिनके नाना नानी होते हैं और नाती पोते भी होते हैं। पोती भी कह सकता था, लेकिन ऐसी खबरों में पोतों की ही करतूतें ज्यादा होती हैं। तो आज हम आपको मिलाते हैं ऐसी ही खबरों की पीढ़ी से। तो आरोप लगाने के अगले दिन तक क्या हुआ कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भयंकर करप्शन चल रहा है। क्या ईडी के अधिकारी नाव से लखनऊ गए और मां गंगा को पवित्र बनाने के काम में भ्रष्टाचार करने वालों को धरने पकड़ने लगे। जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने करप्शन का आरोप लगाया है, वह भी नमामि गंगे में। दिनेश खटीक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और लखनऊ लौट गए। लेकिन नमामि गंगे को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उनका क्या हुआ। जिस दिन एक आदिवासी महिला के शिखर पर पहुंचने का जश्न मनाया जा रहा है, उससे एक दिन पहले दलित मंत्री आरोप लगाते हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते, दलित समाज से होने के कारण उनकी कोई हैसियत नहीं है। आज भी बीजेपी के एक और दलित विधायक का पत्र वायरल हुआ है। अभी भी देश के राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद जी ही हैं, दलित समाज से आते हैं। राष्ट्रपति अगर संविधान के संरक्षक हैं तो गंगा भारतीय संस्कृति की। नमामि गंगे को लेकर कोई पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। गंगा सफाई अभियान से जुड़ी खबरों का एक भरा पूरा खानदान है। उन सबको निकालकर एक जगह रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि गंगा के नाम पर क्या क्या होता आया है। 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल यानी स्वामी सानंद ने गंगा में खनन को रोकने के लिए 111 दिनों तक अनशन किया। 112वें दिन उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने राजनेताओं को गंगा का मुद्दा समझाया, पत्रकारों को बताया, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो केवल 54 लोगों को अंतिम दर्शन करने की इजाजत दी गई। अनशन के दौरान प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को 3 पत्र लिखे। वे प्रधानमंत्री से उम्र में बड़े होने के नाते उन्हें तुम कहकर संबोधित करते थे। 24 फरवरी और 13 जून को पत्र लिखकर बता दिया कि गंगा को लेकर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे 22 जून से उपवास पर बैठेंगे, ये 2018 की बात है, और प्राण त्याग देंगे। उन्होंने गंगा के लिए प्राण त्याग दिया। अपने आखिरी पत्र में जीडी अग्रवाल ने लिखा था, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप गंगा जी के लिए 2 कदम आगे बढ़ते हुए विशेष प्रयास करेंगे, लेकिन आपने आगे आते हुए गंगा पर अलग से मंत्रालय बनाया था। लेकिन पिछले 4 वर्षों में आपकी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्य गंगा जी के लिए लाभकारी नहीं रहे, लेकिन उनके स्थान पर केवल कॉरपोरेट क्षेत्र और व्यावसायिक घरानों का लाभ देखने को मिला। अब तक आपने केवल गंगा जी से लाभ अर्जित करने के मुद्दे पर सोचा है।
गंगा जी के संबंध में आपकी सभी परियोजनाओं से धारणा बनती है कि आप गंगा जी को कुछ नहीं दे रहे हैं। राजनीति में प्रतीक बहुत जरूरी है। मां गंगा को भी चुनावी प्रतीक बनाया गया, भावुकता की धारा पैदा की गई। दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति, इन प्रतीकों को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। ये भी ना हो तो सारा भरोसा ही टूट जाएगा। लेकिन उन सवालों को निकालकर सामने रखिए जिन्हें उठाने से आपको डरा दिया गया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि हम पत्रकार को लिखने से कैसे रोक सकते हैं। अब ब्रेक ले लीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से गैर हाजिर रहेगी। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के बीच हुई बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस ने ये ऐलान किया। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है, जिसमें जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही मार्गरेट अल्वा को खड़ा किया है। तृणमूल कांग्रेस का मतदान से गैर हाजिर रहने का ऐलान विपक्ष की एकता के लिए ताजा झटका है। इससे पहले शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा जगदीप धनखड़ के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, जबकि तृणमूल का कहना है कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने बिना तृणमूल से विचार विमर्श किए उम्मीदवार तय किया है, उससे वो नाराज है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के संसद के दोनों सदनों में कुल 35 सांसद हैं। इसके बावजूद उनके साथ ठीक से विचार विमर्श किए बिना विपक्षी दलों ने उम्मीदवार तय कर लिया, इसलिए उनकी पार्टी मतदान से गैर हाजिर रहेगी। तृणमूल कांग्रेस का सबसे अहम सालाना कार्यक्रम शहीद दिवस 2 साल बाद आज कोलकाता के धर्मताला में आयोजित किया गया। कोविड महामारी के कारण 2 साल तक इसका आयोजन नहीं हो पाया था। भारी बारिश के बावजूद लाखों की तादाद में तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस इस आयोजन में पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को याद करती है जिन्होंने 21 जुलाई 1993 में कोलकाता में आयोजित एक रैली में पश्चिम बंगाल पुलिस की फायरिंग में अपनी जान गंवाई थी। ममता बनर्जी इस रैली का नेतृत्व कर रही थी और उस दौर में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का राज था। उस घटना को ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ममता बनर्जी शहीद दिवस पर अपनी पार्टी के लिए अगले 1 साल का रोडमैप पेश करती है। भारत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी गतिविधियों पर उसकी करीबी निगाह है। सरकार की ये प्रतिक्रिया एनडीटीवी की उस खबर के बाद आई जिसमें सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों के आधार पर यह बताया गया था कि डोकलाम पठार से 9 किलोमीटर पूर्व चीन एक गांव पूरी तरह बसा चुका है और 2 अन्य गांव बसाने की तैयारी है। डोकलाम में ही 2017 में भारत और चीन की सेनाएं कई महीने तक आमने सामने डटी रही थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आश्वस्त रहिए, सरकार भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार निगाह बनाए हुए है और सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। एनडीटीवी ने अपनी खबर में बताया था कि भूटान की सीमा के अंदर चीन ने पांगड़ा नाम का एक गांव बसा दिया है। चीन की कोशिश सामरिक रूप से अहम उस पहाड़ी पर पहुंच बनाने की है जहां से भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसकी सीधी नजर में आ जाए। 2017 में चीन की इसी साजिश को भारत ने डोकलाम में नाकाम किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की रोक के बावजूद वो सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी है कि ये मेयरों का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री को इसमें नहीं जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि वो इससे असहमत हैं और जिस तर्क के आधार पर उन्हें रोका जा रहा है उस तर्क से प्रधानमंत्री भी विदेश में कहीं नहीं जा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल होने का न्योता दिया है और केजरीवाल दिल्ली मॉडल को पेश करने के लिए वहां जाने की तैयारी कर चुके हैं। केजरीवाल ने कहा है कि ऐसे अहम मंच पर जाने से मुख्यमंत्री को रोकना देश के हितों के खिलाफ होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी न मिलने पर केजरीवाल ने राजनीतिक मंजूरी के लिए अब विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है।
रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए कॉन्ट्रैक्टर की खुदकुशी के मामले में फंसे कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी खुदकुशी के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार बताया था। उनके परिवार ने भी यह आरोप दोहराया था। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी आलाकमान के दखल पर ईश्वरप्पा को राज्य के पंचायती राज मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद ईश्वरप्पा खुश हैं और अपनी बेगुनाह होने की दलील दे रहे हैं। उधर विपक्ष का कहना है कि राज्य में बीजेपी की ही सरकार है और पुलिस ने सरकार के दबाव में ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दी है। कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और बोम्मई और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा शुरू से ही ईश्वरप्पा को निर्दोष बता रहे हैं और उनके ही दबाव में पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दी है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।